हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे सेट नंबर 15 हमारे एमसीक्यू सीरीज़ का। ऑलरेडी मैं 14 सेट को पढ़ा चुका हूँ। प्लेलिस्ट में आपको सारी की सारी वीडियोस मिल जाएंगी इससे रिलेटेड। डू चेक देम आउट। डेफिनेटली आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे, जो भी एग्ज़ाम आप देने जा रहे हो, जैसे सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम, हेड कांस्टेबल और इन्वेस्टिगेशन कार्डर के जो भी एग्ज़ाम्स हैं पंजाब पुलिस के, वो इन 3 डेट्स को 14th, 15th एंड 16th अक्टूबर को कंडक्ट कर लिए जाएंगे। तो उन सब के लिए ये जो वीडियोज़ हैं इंपॉर्टेंट रहेंगी। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम डिस्कस करते हैं अपने इन क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? हु अमंग द फॉलोइंग मेंटेन्स IST, दैट इज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इसको मेंटेन कौन करता है? रिमेंबर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। देखो बेसिकली क्या होता है, एक होता है GMT दैट इज ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, और इस GMT में जो भी टाइम होता है उसको हम रेफरेंस मान के पूरी दुनिया में टाइम कैलकुलेट करते हैं। और अगर हम GMT से कंपेयर करें ना, दैट इज ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। क्या बोल रहा हूँ मैं, गौर करो, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। अब यहाँ से अगर हम देखें ना तो IST कितना आ गया है? 5.5 घंटे आ गया है। कितना? 3:30 दैट इज 5 hours 30 minutes। क्लियर हो गया। और यहाँ पर बेसिकली जो क्लॉक यूज़ करी जाती है ना नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी में, जो क्लॉक यूज़ की जाती है उसको क्या बोलते हैं? सीजियम एटॉमिक क्लॉक। क्या बोलते हैं? सीजियम एटॉमिक क्लॉक यहाँ पर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों ने एक बात याद रखनी है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट फॉर्मली इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शंस फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर मैं आपको सीधा बताता हूँ क्या है। द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, जिसको और क्या बोला जाता है? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। अब मॉर्ले कौन थे? मॉर्ले बेसिकली सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट थे, और जो मिंटो थे वो उस टाइम के वॉइसरॉय थे। ठीक है, तो उनके नाम से ही एक्ट पड़ गया मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, या इसका दूसरा नाम क्या है? इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। एक तो इसमें ये पॉइंट आपको जो क्वेश्चन में दिख रहा है, द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। और इसके अलावा एक बात और याद रखना, इसी एक्ट में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम सेपरेट इलेक्टोरेट्स का कॉन्सेप्ट आया था। सेपरेट इलेक्टोरेट, जिसमें कैंडिडेट जो खड़ा होगा इलेक्शंस के लिए वो भी मुस्लिम होगा, और इसके अलावा जो उसके लिए वोट डालेंगे वो भी कौन होंगे? मुस्लिम्स ही होंगे। और एक क्वेश्चन और यहाँ से बनता है कि हु इज़ कॉल्ड एज द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट्स। फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट्स किसको बोलते हैं? तो यहाँ पे एक नाम देख रहे हो, मिंटो। तो मिंटो सेकंड को बोला जाता है, इसी पर्सन की बात कर रहा हूँ मैं बेसिकली। मिंटो सेकंड को बोला जाता है द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट्स इन इंडिया। ठीक है, ओके। और कोई यहाँ पे देखो, एक जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। यहाँ से आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि दयार की जो है वो फर्स्ट टाइम प्रोविंसेस में किस एक्ट के थ्रू आई थी? तो 1919 के एक्ट के में आई थी। और अगर पूछते हैं कि दयार की हटाई कब गई थी, तो ये हटाई गई थी 1935 के एक्ट से। यानी कि प्रोविंसेस से दयार की कब हटाई गई थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो आया था ना 1919, उसमें इसको हटा दिया गया था। क्लियर हो गया? ओके। 35 के एक्ट में इससे क्वेश्चन पूछा गया था नायब तहसीलदार में कि जो फेडरल कोर्ट है, जो फेडरल कोर्ट बनाई गई थी वो किस एक्ट के थ्रू बनाई गई थी? तो राइट आंसर क्या है? 1935 का एक्ट। क्लियर? ओके। डू और डाई विच was वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल स्लोगन्स ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, हु गेव इट? तो इसको दिया था महात्मा गांधी जी ने। 8 अगस्त 1942 को हम जानते हैं क्या स्टार्ट हुआ था। 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ था क्विट इंडिया मूवमेंट। और के इसी से एक दिन पहले, इसी से एक दिन, जस्ट अ सेकेंड मुझे रब कर लें दो एक बारी। ओके, देखो 7 अगस्त 1942 को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की एक मीटिंग होती है, उसमें गांधी जी ने नारा दिया था डू और डाई। और उसके बिल्कुल एक दिन बाद 8 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो चला दी गई थी। ठीक है, तो गांधी जी मोहनदास करमचंद गांधी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इज अपॉइंटेड बाय, सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या है? द प्रेसिडेंट, भारत के राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं CAG को। और CAG को जो है टेन्योर कितना होता है CAG का? 6 ईयर्स और 65 ईयर्स ऑफ एज। 6 ईयर्स और 65 ईयर ऑफ एज, विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, और CAG को हटाया कैसे जाता है? जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है, हाई कोर्ट के जज को हटाया जाता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाया जाता है। ठीक है, वैसे ही किसको हटाया जाता है इंडिया में? CAG को। और पार्लियामेंट के हाथ में होता है CAG को उसकी पोस्ट से हटाना। CAG के बारे में कुछ क्वेश्चन और पूछ सकते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन आ सकता है, CAG बेसिकली एक्ट एज
द फ्रेंड, याद रखोगे आप सारे, द फ्रेंड एंड फिलोसफर टू पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, फ्रेंड्स एंड फिलोसफर टू पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। वैसे मेरी वीडियो में ज़्यादा नॉइस होती नहीं है, बट आज शायद आपको थोड़ी नॉइस सुनाई दे रही हो क्योंकि आसपास थोड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो में थोड़ा एडजस्ट करें। अगली वीडियो में आई ट्राई कि मैं इस चीज़ को ना रिपीट करूँ। फ्रेंड एंड फिलोसफर टू द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कौन होते हैं? CAG होते हैं। क्लियर हो गया? ओके। एंड ही इज ऑल्सो, रिमेंबर वन मोर थिंग, ही इज ऑल्सो द हेड ऑफ पब्लिक अकाउंट्स डिपार्टमेंट, हेड ऑफ पब्लिक ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट, ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट। क्लियर हो गया? ओके। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन, द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज, अटॉर्नी जनरल पे क्वेश्चन आ गया। अटॉर्नी जनरल को भी याद रखोगे आप, कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। आर्टिकल नंबर 76 इसकी अपॉइंटमेंट के बारे में बात करता है अटॉर्नी जनरल की। ऑप्शन यहाँ पे देख लेते थे, हाईएस्ट लीगल ऑफिसर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, फाइनेंशियल ऑफिसर तो वो हो नहीं सकता, हाईएस्ट फाइनेंशियल ये भी नहीं हो सकता, नन ऑफ द अबव तो नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका आंसर ही क्या है? ए ऑप्शन, ही इज द हाईएस्ट लीगल ऑफिसर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। अपॉइंट कौन करता है इसको? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, और ये रेजिग्नेशन भी किसको देता है? प्रेसिडेंट को ही देता है। और एक पर्सन कब तक अटॉर्नी जनरल बना रहेगा? टिल ही इंजॉयज, ध्यान से सुनना, टिल ही इंजॉयज द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, तब तक वो एक पर्सन अटॉर्नी जनरल बना रहेगा। ठीक है, और अटॉर्नी जनरल की एक क्वेश्चन आता है, हु डिसाइड द सैलरी, तो सैलरी भी कौन डिसाइड करता है? प्रेसिडेंट ही डिसाइड करता है। तो सैलरी हो गया, अपॉइंटमेंट हो गया, रेजिग्नेशन और टेन्योर, ये सब किस पे डिपेंड करता है? भारत के राष्ट्रपति। क्लियर? ओके। इसके बाद वेयर वॉज द फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इन इंडिया सेटअप, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर मद्रास है। बात है 1688 की, जब फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इंडिया में मद्रास में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को सेटअप किया गया था। और उसके बाद 1726 में, 1726 वो साल था जब बॉम्बे में और कलकत्ता में भी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को सेटअप किया गया था। क्लियर? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ सार्क, सार्क दैट इज साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, इनमें से कौन सी कंट्रीज उसका मेंबर नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है म्यांमार। ये आप देख सकते हो, ये वो कंट्रीज है, अफगानिस्तान हो गया, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, जो कि सार्क दैट इज साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन का पार्ट है। म्यांमार इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ पे कुछ बातें आपके सामने मेंशन है सार्क के बारे में। एस्टैब्लिश किया गया था 8 दिसंबर 1985 को। इसका जो सेक्रेटेरिएट ऑफिस है वो कहाँ पे है? काठमांडू, नेपाल में। ठीक है, और 8 मेंबर्स हैं जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिटन द महान कोश, महान कोश जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये आप याद रखोगे, भाई कहान सिंह, इनके द्वारा लिखा गया महान कोश। द टर्म गोल्डन रेवोल्यूशन इज मोस्टली क्लोज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग मिशंस, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन है, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन। ठीक है, ये नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन जो है ये इंडियन हॉर्टिकल्चर स्कीम, जो कि जिसको प्रमोट कौन करती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसको एक बात आप याद रखोगे, 10th 5 ईयर प्लान के दौरान लॉन्च किया गया था इन द ईयर 2005-06। और इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका शेयर कितना होता है? 85%, और बाकी जो बचा 15% वो कंट्रीब्यूशन किस किस तरफ से आता है? स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आता है। ठीक है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, आर्टिकल याद रखना पहले तो इसके लिए आर्टिकल 323A, और पार्ट कौन सा है? पार्ट 14A, पार्ट 14A में इसके बारे में मेंशन किया जाता है जो ट्राइब्यूनल्स वगैरह होते हैं। और अगर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की बात करें तो आर्टिकल कौन सा होता है? 323A। इनमें से राइट आंसर देखिए, यानी कि किससे डील करता है ये? तो राइट ऑप्शन कौन सी है? डी, रिक्रूटमेंट एंड ऑल सर्विस मैटर्स। ठीक है, जो रिक्रूटमेंट्स होती है ना सिविल सर्वेंट्स वगैरह की, उससे रिलेट करता होता है ये। क्लियर हो गया? और यहाँ पर जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल वगैरह में, वहाँ पर अपॉइंटमेंट किसके द्वारा करी जाती हैं? प्रेसिडेंट के द्वारा करी जाती हैं। ठीक है, होता कौन है इसमें? इसमें एक होता है, जस्ट अ सेकेंड, इसमें एक होता है चेयरपर्सन। कौन होता है? इसमें एक चेयरपर्सन होता है, और चेयरपर्सन का टेन्योर कितना होता है? 5 ईयर्स और 65 ईयर्स ऑफ एज, विच एवर इज अर्लियर। ठीक, और वो पर्सन एक हाई कोर्ट या वो पर्सन एक सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज होना चाहिए।
ठीक है, ही शुड बी अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ द और द हाई कोर्ट ऑफ इंडिया, ऑफ एनी हाई कोर्ट ऑफ इंडिया। ये भी एक इसमें पॉइंट होता है जो आप लोगों को याद रखना। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द जुरिसडिक्शन ऑफ ओवर यूटीज इज और आर करेक्ट। चंडीगढ़ इज अंडर द जुरिसडिक्शन ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, बिल्कुल सही है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की जो जुरिसडिक्शन है वो पंजाब स्टेट पे भी लागू होती है, हरियाणा पे भी और चंडीगढ़ पे भी। दिल्ली इज द ओनली यूटी, बिल्कुल सही है। 1966 में दिल्ली हाई कोर्ट बना था इसी, और ये ऑप्शन भी करेक्ट है, तो दोनों ही सही है ना। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, सी ऑप्शन, बोथ 1 and 2। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ पंजाबी ड्रामा। इजी क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ईश्वर चंद्रा नंदा, ही इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ पंजाबी ड्रामा। रंजीत सागर डैम इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इन पंजाब। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पठानकोट। विच हु वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ महाराजा रंजीत सिंह। इजी क्वेश्चन है ये भी, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं मानूंगा मैं इसे। रंजीत सिंह के जो सबसे एल्डेस्ट सन थे उनका नाम था खड़ग सिंह, और जो सबसे छोटे थे, ठीक है, सबसे छोटे कौन थे, दुलीप सिंह। इनके टाइम पे ही सेकेंड एंग्लो सिख वॉर हुई थी 1848 से लेके 1849 तक, और इस वॉर में सिख जो एम्पायर थी वो फाइनली किसके कंट्रोल में आ जाती है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में आ जाती है। एक क्वेश्चन आपसे और पूछ सकते हैं कि सेकेंड एंग्लो सिख वॉर के दौरान हु वॉज द वाइस रॉय ऑफ इंडिया। इंडिया के उस टाइम पे वाइस रॉय कौन थे, तो आप इसका आंसर याद रखोगे लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, और लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे ही इंडिया में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम रेलवेज चलाई गई थी। ठीक है, और 16 अप्रैल 1853 को पहली बारी रेलवेज को स्टार्ट किया गया था। बॉम्बे टू थाने जो पहली पैसेंजर गाड़ी चली थी वो कहाँ से कहाँ तक थी, बॉम्बे टू थाने तक। ठीक हो गया। और इसके अलावा लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे अगर हम और बातें देखें तो टेलीग्राफ सर्विस शुरू हुई थी। ठीक है, और इसके अलावा द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स की जो पॉलिसी थी वो भी इन्हीं के टाइम पे आई थी। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को याद रखनी है रिलेटेड टू लॉर्ड डलहौजी। ये क्वेश्चंस थे। अच्छा, एक क्वेश्चन लास्ट रह गया हमारा, इफ द टैक्स रेट इंक्रीजेज विद द हायर लेवल ऑफ इनकम इट इज़ कॉल्ड। यानी कि अगर इनकम बढ़ेगी, इनकम अगर बढ़ेगी तो टैक्स भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये किस तरीके का टैक्स होता है, रिमेंबर इट इज़ अ प्रोग्रेसिव टैक्स। और जो भारत में इनकम टैक्स है, अगर मैं भारत में इनकम टैक्स की बात करूं तो इट इज़ प्रोग्रेसिव इन नेचर। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे टैक्स भी बढ़ता है। पता ना आपको, स्लैब्स के अकॉर्डिंग ये टैक्स डिसाइड किया जाता है, तो जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे टैक्स भी बढ़ता रहेगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने डिस्कस किए आज की वीडियो में। आई होप आपको अच्छी आपकी रिवीजन हुई हो और आपको कुछ नया जानने को भी मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, डिसलाइक कर रहे हैं तो रीज़न ज़रूर बताएं। और ये जो सीरीज़ मैंने स्टार्ट करी है इसकी वीडियोस को मैं जल्दी कंप्लीट कर दूंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि अगले जो भी एग्ज़ाम हैं उनके लिए भी मैं सीरीज़ जल्दी से जल्दी लेके आऊँ। तब तक आप मेरे को फॉलो करते रहो इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, और गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के लिए मेरे चैनल को ज़रूर फॉलो करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। दिस इज उदित साइनिंग ऑफ एंड आई होप टू सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।